कल भारत से 8000 किलोमीटर दूर एक इतिहास रचा गया। भारत ने पहली बार ब्रिटेन के एजबेस्टन में इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में हराया। यह मैच कल मैं देख रहा था, लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है। मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा, भारत का बिहारी इंग्लैंड पर भारी। दरअसल वो तेज गेंदबाज आकाशदीप के बारे में कह रहे थे, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में कुल 10 विकेट लिए। आकाशदीप बिहार के रहने वाले हैं, गरीबी से उठे हैं और अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। भारत की इस टीम में कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, तो कोई महाराष्ट्र और गुजरात से। पूरी टीम एकजुट होकर खेली। देश के हर कोने से इस जीत का जश्न मनाया गया। जब बिहार के आकाशदीप इंग्लैंड के छक्के छुड़ा रहे थे, तब गुजरात के रविंद्र जडेजा रन बना रहे थे। तब एमएनएस के वो कार्यकर्ता भी ये शायद तालियां बजा रहे थे जो मराठी ना बोलने पर गुजरात के एक व्यापारी को मार रहे थे। आज हम इन्हीं लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं, भाषा के नाम पर बांटने वाली ये सोच क्या है। आज हम इसी सोच और इसके असर का विश्लेषण करने का। मराठी वर्सेस नॉन मराठी का ये विवाद एक बार फिर तेज हो गया। वजह है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का एक बयान। गौर से देखिए राज ठाकरे ने क्या कहा। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। राज ठाकरे कहना क्या चाहते हैं? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को मारपीट करने की हिदायत दे रहे हैं? क्या मराठी ना बोलने वालों को पीटने के लिए भड़का रहे हैं? क्या राज ठाकरे यहां भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं? महाराष्ट्र में बीते कुछ वक्त से मराठी नहीं बोलने वाले लोगों की पिटाई के कई वीडियो सामने आए। भाषा के नाम पर बहस छिड़ गई है। मराठी वर्सेस नॉन मराठी बोलने वाले लोग बढ़ गए हैं। लेकिन आज हम बांटने वाले इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाषा के नाम पर बांटकर आपको क्या मिल जाएगा, और साहब किस किस चीज में बांटेंगे? राजनीति के नाम पर देश को पहले ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आदर्शों के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर बांट दिया गया है, और अब भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, अगर यही बात देश के बाकी राज्यों में लागू की जाने लगी तो अंदाजा भी है क्या हो जाएगा। ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। 2011 की जनगणना के आधार पर बनाई गई एक रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 4 करोड़ 14 लाख लोग काम के सिलसिले में दूसरे राज्य जाते हैं। महाराष्ट्र से 19 से 20 लाख लोग बिहार के नौकरी के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में गए। ये 19 लाख मराठी जिस भी राज्य में गए, क्या उन्हें वहां की भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है? एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मराठी क्लास लगा दी है। जो प्रवासी मराठी नहीं बोलते उन्हें बैठाकर मराठी की एबीसीडी सिखाई जा रही है। हम इन लोगों से आज ये पूछना चाहते हैं कि कोई मराठी मानुष अगर नौकरी के लिए गुजरात जाता है तो क्या आप ऐसी ही क्लास लगाकर उसे गुजराती सिखाकर भेजते हैं? महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी थोपी जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में नहीं रह पाएंगे, उसका असर भी दिखने लगा है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। भाषा के नाम पर देश में यह बंटवारा खतरनाक है। महाराष्ट्र में जिस तरह मराठी न बोलने वालों के खिलाफ हिंसा की जा रही है, उन्हें मराठी सीखने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की बात की जाने लगी तो जानते हैं क्या होगा। महाराष्ट्र का कोई आदमी कश्मीर नहीं घूम पाएगा। गुजरात में पैदा हुए जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल पाएंगे। हरियाणा का कोई बच्चा केरल या तमिलनाडु के किसी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। और अगर इसी तरीके की जिद देश भर में की जाने लगी तो देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा दिल्ली का ही बन पाएगा। मतलब ये एक तरीके का हम वो बता रहे हैं आपको जो हालात हो जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अपनी अस्मिता से जोड़कर जो लोग आज हिंसा पर उतारू हैं, आज उन्हें हम छत्रपति संभाजी महाराज पर लिखी एक कविता सुनाते हैं। यावन रावण की सभा, शंभू बंदियो बजरंग, लहू लसत सिंधु रसम, खूब खेलियो रणसंग। जो रवि छवि देखते ही खद्योत होत बदरंग, जो तब तेज निहार के लखत तेज अवरंग। इस कविता में औरंगजेब के सामने खड़े संभाजी महाराज के तेज के बारे में लिखा गया है। कविता में इस बात का वर्णन है कि कैसे संभाजी राजे के सामने औरंगजेब का तेज फीका पड़ गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा वाली इस कविता को किसने लिखा था? ये कविता लिखी थी संभाजी महाराज के परम मित्र कवि कलश ने। कवि कलश आखिरी वक्त तक संभाजी महाराज के साथ खड़े रहे।
कवि कलश संभाजी महाराज के सबसे करीबी थे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कवि कलश मराठी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। वो अपनी कविताएं भी मराठी में नहीं बल्कि ब्रज और संस्कृत भाषा में ही लिखा करते थे। ऐसे में सवाल उठता है, जब मराठा साम्राज्य के राजे छत्रपति संभाजी महाराज को कवि कलश की भाषा से कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज के महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर हिंसा क्यों हो रही?